हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ब्रेकअप कहानी का अगला भाग, जो पार्ट 2 में मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उस कहानी को पार्ट 1 में समझिए, सुनिए, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। और ये इमोशनल कहानी जो है सचमुच आपको कुछ ना कुछ सीख देकर जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि पूर्वी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने कहा, आंटी आई एम सॉरी। तो प्रभा उसको कहती है कि तुम्हारा दोष नहीं, हमारी सामाजिक मान्यताओं का दोष है, क्योंकि आज भी तलाकशुदा शब्द सुनते ही हम सामने वाले को हिकारत भरी नज़रों से देखने लग जाते हैं, और उस पर यदि वो औरत हो तो हिकारत और भी बढ़ जाती है। अनायास ही नज़रें उसमें मीन में ढूंढने लगती हैं। बदसूरत है, चरित्रहीन है, या और कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं आंटी, आप मुझे शर्मिंदा ना करें, पूर्वी ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें यह ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारा तलाक किन परिस्थितियों में हुआ था, क्योंकि प्रभा नहीं चाहती थी कि पूर्वी से ये बात छुपाई जाए। उसने कहा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति हमारे बीच में आई थी जैसी आज तुम्हारे और तनुज के बीच में है। तनुज उस समय 8-9 बरस का था और उसके पापा का ट्रांसफ़र कहीं दूर शहर में हो गया था। खुशी की बात यह थी कि उन्हें प्रमोशन मिला था और वे चाहते थे कि मैं और तनुज उसी वक्त उनके साथ चले जाएं। लेकिन मेरे लिए यह डिसीज़न लेना इतना आसान नहीं था, खासकर तब जबकि कुछ ही महीनों बाद मेरा भी प्रमोशन होने वाला था। मैं भी यही चाहती थी कि प्रमोशन के बाद ही मेरा ट्रांसफ़र हो, और तब तक तनुज का सेशन भी पूरा हो जाएगा, उसके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे और छुट्टियां हो जाएंगी। राजेंद्र की जिस शहर में पोस्टिंग हुई थी वहाँ से मेरा ससुराल बहुत ही नज़दीक था, और मैंने उन्हें समझाया कि वे अपने घर जल्दी जल्दी जाते रहें तो उनका मन भी लगा रहेगा और हमें भी चिंता नहीं रहेगी। वे इस बात के लिए मान भी गए, लेकिन वहाँ 1 हफ्ते बाद ही वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, और उस वक्त तनुज की परीक्षाएं चल रही थी और मेरे बैंक में भी क्लोजिंग टाइम था। मुझे किसी भी सूरत में छुट्टी नहीं मिल सकती थी। एक बार तो दिल किया कि सब कुछ छोड़कर उनके पास पहुंच जाऊं, लेकिन दिमाग ने समझा कर संभाले रखा। राजेंद्र अपने घर चले गए तो मैंने भी राहत की सांस ली। चलो, माँ बाप, भाई भाभी, उनके साथ रहकर उनकी देखभाल भी हो जाएगी और उनका दिल भी लगा रहेगा। उन्होंने भी राजेंद्र को बहुत जल्दी अच्छे से केयर करके ठीक कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मैंने महसूस किया कि अब मेरे वो प्यारे राज ना रहे। प्रोफेसर राजेंद्र कुमार शर्मा का गुरूर सिर उठाकर बोलने लगा था। तनुज की छुट्टियां होते ही मैंने उन्हें अपने पास आने की सूचना दी, लेकिन जानती हो मेरे पास क्या आया? तलाक का नोटिस। मैं आज तक मैं समझ नहीं पाई ऐसा क्यों हुआ। उनके घर वालों ने मेरे खिलाफ उनको भड़काया, और उनके पुरुष के अहम, उनका जो मैन ईगो था, उसने ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। मुझे तो अपनी सफाई देने का भी मौका नहीं मिला। यदि कोई पुरुष अपने कैरियर का ख्याल रखकर चले तो कैरियर ओरिएंटेड कहलाता है, और यही कदम अगर कोई लेडीज़ उठाती है तो उसे ईगोइस्ट कहा जाता है। भगवान का शुक्र है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, और इस वजह से मुझे तनुज की कस्टडी मिल गई, वरना ये पहाड़ सा जीवन
मैं कैसे और किसके सहारे काटती। पूर्वी को बेहद गंभीर चिंतित देख प्रभा ने सामान्य होने का प्रयास किया। अच्छा, मैं तनुज को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। प्रभा कहती ही रह गई और पूर्वी उठकर चली गई। वो फिर नहीं आई। तनुज नौकरी पर जाने के बाद जब पहली बार घर लौटा तो प्रभा बहुत ही खुश थी। वह हर वक्त उसके लिए कुछ ना कुछ बनाने में जुटी रहती। उसे पूर्वी के बारे में भी बात करनी थी। उस दिन तनुज नहा रहा था और प्रभा रसोई में थी। अचानक डोरबेल बजी और जब वो बाहर गई तो सामने जो व्यक्ति खड़ा था उसे देखकर भौचक्की हो गई और वो आंखें फाड़ फाड़ कर सामने खड़े इंसान को देखने लगी। इंजीनियर तनुज शर्मा यहीं रहते हैं? हाँ, तनुज नहा रहा है। अंदर आओ, बैठो। प्रभा स्वयं भी सामने वाले सोफे पे बैठ गई, पर जब उन घूरती निगाहों का सामना करना नामुमकिन हो गया तो वह रसोई में चाय बनाने चली गई। चाय का कप लेकर लौटी तो कमरा खाली था। प्रभा का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्यों आया था ये शख्स इतने सालों बाद? यहाँ आने का मकसद क्या था? क्या तनुज उनसे मिलता है? राजेंद्र को तनुज से क्या काम हो सकता है? कहीं दोनों मिलकर उसे किसी अंधेरे में तो नहीं रख रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कल को तनुज भी मुझे एकदम से कोई अपना फैसला सुना दे कि मैं पापा के पास रहने जा रहा हूँ क्योंकि अब मैं बालिग हूँ और अपने निर्णय स्वयं ले सकता हूँ। उसका रंग ढंग, शक्ल, सूरत, सोचने विचारने का तरीका तो बाप जैसा है ही। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि वो अपना ये फैसला सुना दे। प्रभा को सोचते सोचते चक्कर आने लगा। तनुज ने आकर उसके हाथ से चाय का कप अगर पकड़ा ना होता तो सारी चाय उस पर गिर जाती। क्या हुआ मम्मी? क्या आपका बीपी फिर से लो हो गया? आपकी तबीयत खराब हो रही है? चाय पीने का मन हो रहा था तो मुझे कह दिया होता। तनुज, मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाओ, प्रभा ने एकदम जोर से चिल्ला के कहा। क्या तुम चोरी चोरी अपने पापा से मिलते हो? नहीं मम्मी, मुझे तो उनकी शक्ल भी अच्छे से याद नहीं है। मैं उनसे कभी नहीं मिलता। तो फिर वो यहाँ क्या करने आए थे? क्या ढूंढने आए थे? तुमसे मिलने क्यों आए थे? ये कह के प्रभा ने अचानक से तनुज के ऊपर घूरती निगाहों से देखा। पापा आए थे? क्यों? आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अच्छा तनुज, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? मुझसे वादा करो। तनुज ने कहा, नहीं मम्मी, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं आपको कहीं छोड़कर जाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। प्रभा ने कहा। तनुज ने कहा, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? प्रभा ने कहा, क्योंकि तुम भी अपने पापा की तरह ही सोचते हो और तुम्हारी सारी बातें तुम्हारे पापा से ही मिलती हैं। मुझे पूर्वी ने सब बता दिया है। ओह, पूर्वी आपसे मिली थी? मैं उसका गुनहगार हूँ। उन कुछ पलों में मैं बहुत स्वार्थी हो गया था। बहुत ज़्यादा ही अपेक्षाएं मैंने लगा ली थी। सच तो यह है कि कंपनी ने मुझे जिम्मेदार और काबिल मानकर यह काम सौंपा था और नई ब्रांच में मुझे इसलिए भेजा था ताकि मैं सचमुच चुनौतीपूर्ण काम को ले सकूं और आज मुझे उस काम में बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं खुद ही पूर्वी से मिलकर सॉरी कहने की सोच रहा था। अभी वो बाहर गई हुई है। अगली बार आऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा। तनुज ऐसा कह के अपने कमरे में चला गया। प्रभा एक बार फिर एकांत के दायरे में कैद हो गई। एक दिन ऐसे ही एकांत में दरवाजे पर आहट हुई तो प्रभा ने चौंक कर सिर उठाया। उसका अतीत एक बार फिर रहस्यात्मक तरीके से सामने आ गया था। आप फिर आ गए? नहीं मिलेगा।
आप सुन लीजिए, वो मेरा बेटा है, वो मेरा है और कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। प्रभा पर फिर उन्माद का दौरा सा पड़ने लगा। मैं तनुज से नहीं, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, राजेंद्र ने कहा। और तनुज निश्चित ही तुम्हारा बेटा है, तभी तो मैं अपनी बेटी के लिए उसका हाथ मांगने के लिए आया हूँ। मेरी बेटी पूर्वी, पूर्वी सामने आओ। पूर्वी सामने आई तो प्रभा को लगा वो बेहोश हो जाएगी। पूर्वी आपकी बेटी है? खून के रिश्ते से तो नहीं, पर बेटी के समान ही उसे बहुत प्यार करता हूँ, राजेंद्र ने कहा। मैं समझाती हूँ, कहते हुए पूर्वी प्रभा के पास आकर बैठ गई और बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लिया। डॉक्टर राजेंद्र कुमार शर्मा मेरे गाइड हैं और मैं इनके अंडर में पीएचडी कर रही हूँ। हमेशा बेटी की तरह इन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। इन्होंने मुझे और पिता की तरह मार्गदर्शन दिया है। आपसे जब उस दिन इनकी सच्चाई सुनी तो मैं सकते में आ गई। अगले ही दिन मैं पूरी रात का सफ़र तय करके इनके पास पहुंच गई। मुझे परेशान देखकर इन्होंने कारण पूछा तो मैंने तनुज के प्यार और अपने ब्रेकअप के बारे में सब कुछ बता दिया। आपसे मुलाकात वाला अध्याय मैं छुपा गई। मेरी बातों से डैडी इनके विशेष आग्रह पे मैं उनको डैडी कहती हूँ, आग बबूला हो गए और तनुज को खुद समझाने का कहकर रवाना हो गए। लेकिन यहाँ आपको देखा तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि उन्हें लगा मैं किसे समझाने आया हूँ। इस पर उन्होंने दोबारा सोचा तो वे शर्मिंदगी से भर गए और आपको बिना बताए ही, आपको बिना कुछ कहे ही लौट गए। सब कुछ मेरी प्लानिंग के अनुसार हो रहा था। बहुत कठिन पल थे, क्योंकि राजेंद्र कुमार ये सोच रहे थे कि जो गलती मैं बरसों पूर्व कर चुका हूँ, उसी के लिए मैं किस हक से बेटे को समझाने आ गया। तब मैंने निश्चय किया कि पहले मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा और जो काम बरसों पहले मुझे कर लेना चाहिए था, आज कर रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो प्रभा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपने किए का बहुत पछतावा है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी के वो गुजरे हुए पल लौटा तो नहीं सकता, लेकिन आने वाले पलों में मैं खुशी दूंगा, तुम्हें खुशियों से भर दूंगा, इसका वादा मैं करता हूँ। आंटी, प्लीज़ डैडी को माफ़ कर दीजिए, पूर्वी ने कहा। आखिर एकांतवास का दुख तो इन्होंने भी भोगा है। अकेलेपन का दुख क्या होता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, जिसने छुटपन में ही अपने माँ बाप खो दिए थे, पूर्वी ने कहा। प्रभा खुद को रोक नहीं पाई और सुबकती हुई पूर्वी को बाहों में भर लिया। उस दिन आपसे मिलकर लौटने के बाद मैं यही सोचती रही कि जब ब्रेकअप के बाद नई ज़िंदगी शुरू की जा सकती है तो तलाक के बाद क्यों नहीं। पूर्वी ने प्रभा की ओर देखकर आंखों में आंखें डालकर ये बात कही। फिर जब तनुज का माफ़ी के लिए फ़ोन मेरे पास आया और उसने मुझे प्रपोज़ किया, तो मैंने भी ये निर्णय ले लिया कि मैं अपना घर तभी बसाऊंगी जब आपका उजड़ा हुआ घर बसा दूंगी। पूर्वी ने प्रभा का हाथ बड़े कस के पकड़ा हुआ था और फिर उसने कहा, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे बिछड़े हुए साथी हमसे मिल गए, एक खूबसूरत नए और पहले से जुदा रूप में। पूर्वी की आवाज़ से खुशी छलक उठी। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? और वाकई हम अपने जीवन में कई बार अपने घमंड के कारण, अपने ईगो के कारण और अपने आप को, अपनी खुदी को आगे रखते हुए अपने अच्छे रिश्तों को ख़राब कर लेती हैं और उनका नुकसान हमारे जीवन पे इतना ज़्यादा पड़ता है
कि हम वो गुज़रे हुए पल वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उन पलों को खोने का मलाल हमेशा रहता है। तो हमेशा हमें अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला लेते समय एक बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए कि हम क्या फ़ैसला लेने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और ज़रूर ब ज़रूर आप लोगों ने भी इससे कुछ ना कुछ सीख ली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस, बी हैप्पी, टेक केयर।